हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस बुक के चैप्टर 4 इम्यूनिटी में टॉपिक टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रतिरक्षियों के प्रकार वंस अगेन टुडेज टॉपिक इज, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है प्रतिरक्षियों के प्रकार। प्रतिरक्षियों के प्रकार, इसके साथ में ब्लड रुधिर का परिचय का भी अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था कि एंटीबॉडी क्या है। ध्यान ये रखना है, ह्यूमन में एंटीजन के प्रवेश के पश्चात बी लिम्फोसाइट WBC का प्रकार है स्टिमुलेट होकर यानी उद्दीप्त होकर प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा कोशिकाएं बोल सकते हैं, वह मेमोरी सेल में रूपांतरित होती है या मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड होती है। इनमें प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट एंटीबॉडीज के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। ये बोल सकते हैं एंटीबॉडीज मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखो, ये ले लेते हैं अपन एंटीबॉडीज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी बोल देते हैं। वंस अगेन हिंदी में प्रतिरक्षी का प्रकार, ये पहला बिंदु। दूसरा है उपस्थित हेवी यानी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। देखो वंस अगेन, मुख्यतः प्रतिरक्षियां जो पाई जाती हैं या एंटीजन के अगेंस्ट जो बनती हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। जैसे एक और अगर हम ले लें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 प्रकार की हैं। फर्स्ट बोल देंगे IgM, इसको दर्शाते हैं म्यू से दर्शाते हैं। लैटिन है, यूनानी भाषा के हैं सभी ये, यानी ये जो हम लिख रहे हैं ये यूनानी अक्षर है, ये यूनानी भाषा में इसे दर्शाया जाता है। आगे इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर सबसे बड़े आकार की हैं ये, सर्वप्रथम प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं ये। सेकंड है IgG, इसे दर्शाते हैं गामा से,
गामा से दर्शाते हैं इन्हें। थर्ड है IgA, इन्हें दर्शाते हैं अल्फा से। नेक्स्ट है IgE, इन्हें दर्शाते हैं इप्सिलॉन से। किससे दर्शाते हैं? इप्सिलॉन से दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं इन्हें, इप्सिलॉन। लास्ट है IgD, इन्हें दर्शाते हैं डेल्टा से। यहां से वर्ड लिए गए M, यहां से लिया गया M, G कहां से लिया गया? गामा से। A कहां से लिया गया? अल्फा से पहला अक्षर लिया गया। E एप्सिलॉन से लिया गया। D डेल्टा से लिया गया। ये देखो प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में अपने इसका अध्ययन किया था। यदि इसको देखें कि IG क्या है, देखो एंटीबॉडी, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इससे क्या लिया गया है? I, इससे क्या लिया गया है? G, यानी एंटीबॉडीज को किससे व्यक्त करते हैं? IG से, ये IG। आगे वाली ये चेन साइन की, जिसे म्यू, गामा, अल्फा, एप्सिलॉन, डेल्टा, इसके बेस पर इनके नामांकन किए गए। देखो नेक्स्ट प्रथम है IgM। पहला तो आ जाएगा इसमें उपस्थित भारी यानी हेवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी है? गामा। गामा से ये G लिया गया। अब देखो पहचान के लिए ध्यान कर लेना, यहां एक वर्ड आ रहा है पेप्टाइड। क्या होता है ये? हम मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। कार्बोहाइड्रेट में जो बंध पाया जाता है वो तो होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड से मिलकर बनी है। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने एमिनो एसिड की संरचना बनाई थी। उन एमिनो एसिड के मध्य जो बंध पाया जाता है वो पेप्टाइड बंध होता है। अगर हम प्रतिरक्षी की संरचना का अध्ययन करें तो भारी श्रृंखला में 440 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, हल्की श्रृंखला में 220 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो वो एमिनो एसिड आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं वो पेप्टाइड बंध। तो ये क्या है? एमिनो एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, के मध्य उपस्थित बॉन्ड है, बंध। पोली किस लिए ले रहे हैं? एक से अधिक एमिनो एसिड हैं तब। दूसरा देखो इसकी मुख्य विशेषता है सबसे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है इनके, सबसे बड़े आकार की एंटीबॉडी है, यानी जितने 5 प्रकार अपने लिए उनमें सबसे बड़े आकार के लार्ज इन साइज एंटीबॉडी है। दूसरा है इसकी संरचना में इसकी संरचना पेंटामेरिक या पंचलक होती है, यानी 5 इसमें चेन पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीजन से सर्वप्रथम IgM ही इंटरेक्ट करती हैं। सर्वप्रथम एंटीजन के साथ जो पारस्परिक क्रियाएं दर्शाई जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं, वो IgM ही दर्शाती है। ये तो है फर्स्ट।
अब देखो द्वितीय अगर हम लें IgG, यहाँ जी का अर्थ क्या है? गामा, तो इसमें बोल देंगे मानव की देह में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में एंटीबॉडी है। यानी मानव की देह में सबसे बड़े आकार की तो कौन सी हैं? IgM। सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक मात्रा में जो है, संख्या बोल सकते हैं, वो है IgG। सेकंड देखो, IgM के पश्चात ये एंटीजन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दर्शाती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस दर्शाती हैं। दूसरा, तीसरा जो मुख्य है इसमें, ये मादा मनुष्य में प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जितने सारे मैमल्स हैं उनमें, मुख्यतः अगर हम मनुष्य में लें या अन्य सभी मैमल्स में भी ऐसा ही होता है, प्रेगनेंसी के दौरान एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो सामान्यतः माता से विकासशील गर्भ के बीच में आवश्यक आदान प्रदान जैसे न्यूट्रिएंट का है, ऑक्सीजन का है, कुछ अपशिष्ट जैसे CO2 है, उनका निष्कासन प्लेसेंटा के द्वारा, यानी आदान प्रदान बच्चे गर्भ और माता के बीच में प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो ये वाली हैं IgG, एकमात्र एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा, हिंदी में बोलेंगे इसे आवल, अपरा भी बोलते हैं इसे, आवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। ये बिंदु ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को पार कर माता से गर्भ तक पहुंचती हैं, वो IgG है। सबसे अधिक मात्रा में पूछे तो कौन सी हैं? IgG। इसके अलावा IgM के पश्चात एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रिएक्शन कौन सी दर्शाती हैं? IgG दर्शाती हैं। जी का अर्थ क्या है यहाँ? गामा। तीसरी है IgE, यहाँ E का अर्थ है एपिसिलियन। देखो तीसरा अगर इसमें देखें, मानव की देह में सबसे कम मात्रा में उपस्थित एंटीबॉडी है, यानी सबसे कम संख्या में, सबसे कम मात्रा में उपस्थित एंटीबॉडी है। दूसरा है ई का अर्थ यहाँ क्या है? एपिसिलियन। देखो तीसरा है, नेक्स्ट है IgE, बेसोफिल्स, WBC का प्रकार है, बेसोफिल्स व मास्ट सेल पर क्रिया करता है। वंस अगेन, IgE बेसोफिल्स व मास्ट सेल पर क्रिया करता है। तीसरा जो मुख्य है, यानी किससे संबंधित है? IgE एलर्जी प्रत्युजेता भी बोलते हैं इसे हिंदी में,
एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है, क्रियाओं में हिस्सा लेती है। अब ये बोल सकते हैं प्लेसेंटा को पार करने वाली कौन सी हैं, आईजीजी। एलर्जी से संबंधित कौन सी हैं, आईजीए। अब देखो नेक्स्ट है आईजीए। आईजीए एक अर्थ यहां क्या है, अल्फा है। एक अर्थ है अल्फा। देखो ये एंटीबॉडी मानव की स्पेसिफिक फ्लूइड या तरल में पाई जाती हैं। यानी मानव की देह में कुछ ऐसे तरल बनते हैं, संश्लेषित होते हैं, उन तरल में ये पाई जाती हैं। जैसे मां के दूध में, इंग्लिश में बोल सकते हैं मदर मिल्क। किसमें उपस्थित है, मां के दूध में उपस्थित एकमात्र एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीए। इसके अलावा देखो टीयर आंसू में भी उपस्थित होती हैं। इसके अलावा सालिवा लार में भी पाई जाती है। देखो वंस अगेन, मानव ये एंटीबॉडी मानव के तरल में पाई जाती है, विशेष तरल में। अगर 10th की बुक के अनुसार हम देखें तो माँ के दूध में पाई जाती हैं, या माँ के दूध में पाए जाने वाली एकमात्र एंटीबॉडी हैं। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हो, आंसू में भी उपस्थित होती हैं, लार में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आईजीडी। यहां डी का अर्थ है डेल्टा। देखो नेक्स्ट वंस अगेन आईजीडी, डी का अर्थ है डेल्टा। आईजीडी बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। पहला यानी मानव की देह में कहाँ स्थित है इनकी। दूसरा है आईजीई के पश्चात दूसरी सबसे कम एंटीबॉडी है। ये कुछ इसके बिंदु हैं। देखो दोबारा, अगर हम देखें कि सबसे बड़े आकार की कौन सी है, आईजीएम। एम का अर्थ है म्यू। संरचना कैसी होती है इसकी, पचलक होती है, 5 चेन पाई जाती हैं इसमें। हैं वो हेवी चेन, परंतु 5 पेंटामेरिक बोल सकते हैं। एंटीजन के साथ सबसे पहले इंटरेक्ट यही करती हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि एंटीजन के साथ सबसे पहले इंटरेक्ट करने वाली आईजीएम। दूसरा आईजीजी, मानव की देह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेकंड है आईजीएम के पश्चात एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दर्शाती हैं, वो आईजीजी दर्शाती हैं। ये प्लेसेंटा को आसानी से पार कर जाती हैं। ये बिंदु ध्यान में रखना कि प्लेसेंटा को पार करने वाली और भ्रूण तक पहुंचने वाली एकमात्र कौन सी हैं, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, आईजीजी। इसके अलावा एलर्जी से संबंधित कौन सी हैं, आईजीई। मदर मिल्क में उपस्थित एकमात्र एंटीबॉडी कौन सी हैं, आईजीए। इसके अलावा आंसू में भी हैं, लार में भी हैं। 10th की बुक में माँ के दूध में ही दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम इसमें पार्ट लें, वो है ब्लड। इसको क्या कहेंगे, रुधिर या रक्त। देखो पहला तो है किस अवस्था में पाया जाता है, सभी को ध्यान में, आपको तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्लड एक तरल पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं,
तरल, ठोस व गैस तो तरल अवस्था में। दूसरा है संपूर्ण देह में हृदय द्वारा ये पंप किया जाता है, यानी एक अंग से दूसरे अंग, एक दैहिक संरचना को दूसरी दैहिक संरचना को संयुक्त करता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है, संयोजन का कार्य करता है, इसलिए संयोजी। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कुछ बार कोशिकाएं भी कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। देखो इस अवस्था में पाया जाता है, दैहिक संरचनाओं में संयोजन करता है, एक अंग से दूसरे अंग पर निरंतर फ्लो होता रहता है। इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सेल्स भी कह देते हैं। उन सेल्स के समूह को बोलते हैं ऊतक। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा देखो कैसा है, कलर अगर हम इसका देखें, कलर रेड यानी लाल। तीसरा है, इसका रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण। प्रोटीन है ये भी ध्यान कर लेना। प्रोटीन भी कौन सी है? संयुग्मी प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, ये इसके साथ नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा है। सह का साथ साथ युग्मी का अर्थ है जुड़ना। संयुग्मी प्रोटीन है, कॉन्जुगेंट प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड कैसा है? चिपचिपा है, वह गाढ़ा तरल है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। एक माने तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये अर्थ लिया अभी। कलर रेड है, उसका कारण इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। श्वसन वर्णक भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है। कलर दे रहा है इसलिए श्वसन वर्णक। चिपचिपा भी है और गाढ़ा भी है। इसके अलावा इसका अगर हम कंपोजिशन देखें, संगठक किससे मिलकर बना है ये? इसमें कुछ दो प्रकार की संरचनाएं हैं, जिन्हें सजीव व निर्जीव भी कह देते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पुल्स। इनको तो बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। फर्स्ट है, एक डिजिट ध्यान में रखनी है आपको, 55% भाग ब्लड का बनाता है ये। बच गया तो ये कितना बनाता है? 45% भाग ब्लड का बनाता है। पहला बिंदु। दूसरा है, ये कैसा है? निर्जीव तरल माध्यम है। पूछा जा सकता है कि ब्लड का ऐसा कौन सा संगठक, ऐसा कौन सा घटक जो तरल तो है परंतु नॉन लिविंग है, वो है प्लाज्मा। ये कैसा आ जाएगा? यह है सजीव तरल माध्यम है। ब्लड का ऐसा कौन सा घटक या संगठक जो कैसा है? लिविंग है। इसमें देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो प्लेटलेट्स हैं, जिनका आगे हम अध्ययन करेंगे अभी। प्लेटलेट्स फर्स्ट देखें तो आरबीसी, इसको बोलेंगे रेड ब्लड कार्पुल्स। देखो इसका अर्थ है कणिका, इसे दर्शा दिया। किस कलर की है? रेड कलर की। किस में उपस्थित है? ब्लड में। कार्य देखो इसका, एक्सचेंज गैसेज या बोल सकते हैं गैसों का
परिवहन व विनिमय करती है। ये बोल सकते हैं फिर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज गैसेज, इसमें भी मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन। सेकंड है WBC, इसको बोलेंगे वाइट ब्लड कार्पुल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका कार्य है, ये ध्यान कर लेना, ये कार्य है WBC का, विस्तृत नहीं दे रखा आपके इस लेवल पर। कार्य है शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना, पैथोजन से रक्षा करना, इसको बोल सकते हैं टू प्रोटेक्ट जर्म्स। तीसरी है वो है प्लेटलेट, इनको बोलेंगे बिंबाणु, ये रुधिर स्कंदन का कार्य करती हैं। पहला तो आ जाएगा, इसका कार्य है रक्त वाहिनियों की सुरक्षा। दूसरा रक्तस्राव रोकने में मदद करना। तो ये सामान्यतः अपन ने ब्लड का परिचय लिया कि ब्लड क्या है, किसके कारण कलर कैसा है, कौन कौन से इसके संगठक हैं, निर्जीव कौन सा, सजीव कौन सा, अधिक मात्रा में कौन सा, कम में कौन सा, कणिकाओं में कौन कौन सी हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं। नेक्स्ट डे हम ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।